वेलकम टू ऑनलाइन डफर स्टडी बेस्ट फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन डफर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में हम कवर करेंगे करंट अफेयर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि 9 जनवरी 2021 के देखने के लिए मिलेंगे। आगामी सभी भर्तियों के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होने वाले हैं, तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी आपके लिए लेकर आया बढ़िया बैच ताकि आपकी तैयारी हो एकदम पक्की। आज ही सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर और पाएं अंकुश लांबा, आशीष अरोड़ा, निमिषा बंसल के साथ टीम एबीपी और टीम नासा और भी इंडिया के टॉप एजुकेटर्स एक ही प्लेटफॉर्म पर। आपको बैच बिल्कुल बेसिक से हाई लेवल तक मिल जाएंगे, प्रैक्टिस और साथ ही पीवाईक्यू के साथ। सभी बैच और कोर्स आपको डेडिकेटेड डाउट सेशन भी मिलेंगे। एक ऐसा मौका जहां आप एजुकेटर्स के साथ लाइव इंटरेक्ट करके अपने सभी डाउट सेशन यहाँ पे डाउट क्लियर भी कर सकते हैं और डाउट सेशन अटेम्प्ट भी कर सकते हैं। इसी सब्सक्रिप्शन में आपको मिलेंगे मॉक टेस्ट, साथ ही डिटेल एनालिसिस और साथ ही एक्सप्लेनेशन के साथ। अगर आप बैंक एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यही सही मौका है इस अपॉर्चुनिटी का लाभ उठाने के लिए। अपकमिंग बैचेस को साथ ही अगर बात की जितनी भी जो टोटल बैचेस हैं वो आपको स्क्रीन पर देखने के लिए मिल जाएंगी। तो जिन्होंने अभी तक प्लस सब्सक्रिप्शन नहीं ली है वो जाकर के ले सकते हैं। जल्द ही प्लस सब्सक्रिप्शन की फीस बढ़ा दी जाएगी। बिना किसी वक्त जाया किए सब्सक्राइब करें अनअकैडमी प्लस पर, इस मौके का फायदा उठाएं। तो बिना किसी देरी के जाइए अनअकैडमी प्लस की सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। मेरा कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, ऑनलाइन अड्डा। इसे लगाते ही आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट। ज़्यादा जानकारी लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। तो पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। भारत और डैश ने MRSAM एयर डिफेंस सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। तो भारत के संबंध अगर हथियारों को लेकर बात करें तो 3-4 देशों के साथ में बहुत अच्छे हैं, रूस, इजराइल या फिर अगर बात करें अमेरिका, है ना। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है इजराइल। भारत और इजराइल ने मध्यम दूरी की सतह से हवा में हमला करने वाली मिसाइल, जिसको इंग्लिश में क्या कह सकते हैं, मीडियम रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल का यहाँ पर सफल परीक्षण किया है। अब ऐसे में किस किस ने मिलकर के बनाया है ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। इसकी अगर बात करें MRSAM मिसाइल डिफेंस सिस्टम को DRDO, साथ में IAI, DRDO भारत में, जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आप सभी को बता दूंगा, लेकिन उससे पहले आप सभी को पता होना चाहिए IAI के बारे में। IAI की फुल फॉर्म होती है इजराइल एयरोस्पेस इंडस्ट्रीज द्वारा संयुक्त रूप से मिलकर बनाया गया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना DRDO साथ में IAI के साथ में मिलकर बनाया गया है। तो DRDO के बारे में आप सभी को पता होगा, रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन के द्वारा यहाँ पे कहीं ना कहीं कार्य किया गया था। तो MRSAM के बारे में थोड़ी सी जानकारी हम लेकर के रखेंगे। MRSAM एक वायु मिसाइल रक्षा प्रणाली है जो 50 से 70 किलोमीटर दूरी से दुश्मन के विमानों को मार सकती है। यह विभिन्न प्रकार के हवाई हमलों के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करता है। MRSAM कमांड कंट्रोल अत्याधुनिक चरणबद्ध रडार मोबाइल लॉन्चर है, उन्नत और साथ में अगर बात करें RF खोजी के साथ इंटरसेप्टर से लैस है। अच्छा एक बात बताइए, कमेंट करके बताना, जो पॉइंट मैं आप सभी को समझाता हूँ क्या आप लोग चाहते हैं कि उन पॉइंट को मैं डिस्प्ले भी कर दिया करूं? अगर आप लोग कहेंगे तो ये एक्स्ट्रा मेहनत की जाएगी, क्योंकि आप सभी को पता है कि ये सारे पॉइंट लिखने पड़ेंगे। अगर आप लोग कहते हैं तो ये कार्य भी कर दिया जाएगा, जिससे कि आपको बेहतर तरीके से जानकारी मिल पाए, है ना। अब ऐसे में सवाल आता है DRDO के बारे में। अध्यक्ष को लेकर, सचिव को लेकर मैंने कई बार आप सभी को जानकारी दी है, फुल फॉर्म भी कई बार बताई है। अब ऐसे में आपको याद भी होगी, तो साथ साथ बोलिए अध्यक्ष कौन है, सचिव कौन है। तो याद देखिए G सतीश रेड्डी, डॉक्टर G सतीश रेड्डी। DRDO का मुख्यालय नई दिल्ली के अंदर है। DRDO की स्थापना कब हुई थी, मतलब 1958 में। अब इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष कौन है ये भी पूछा जा सकता है, या फिर ये पूछा जा सकता है कि CEO कौन है। तो बोअज लेवी इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। अगर आपसे पूछा जाए बोअज लेवी, इसके बिल्कुल राइट आंसर बन जाते हैं अध्यक्ष और साथ में CEO को लेकर। तो इतनी जानकारी आप सभी को इस क्वेश्चन से संबंधित रखनी है। अगला क्वेश्चन आता है, SFB के लिए लाइसेंस पाने वाला भारत का पहला अर्बन कोऑपरेटिव बैंक बना है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, IDBI या फिर SMCB। 4 ऑप्शनों में से इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है SMCB। अब SMC के बारे में आप सभी के मन में सवाल होगा, तो यहाँ पे आप लोग उसकी फुल फॉर्म भी देख सकते हैं, जो कि देखने के लिए मिल जाएगी शिवालिक मर्चेंटाइल कोऑपरेटिव बैंक लिमिटेड। यहाँ पे आप सभी के सामने सहारनपुर का लोगो आ जाता है। अब मल्टी स्टेट बैंक को लेकर जानकारी दी गई है, तो यहाँ पे सहारनपुर लिखा है, तो समझ जाइए कि उत्तर प्रदेश में यहाँ पे जानकारी आप सभी के सामने आती है। उत्तर प्रदेश में स्थित शिवालिक मर्केंटाइल कोऑपरेटिव बैंक भारत का पहला ऐसा शहरी सरकारी बैंक है जिसको हम यहाँ पे कहेंगे, ऊपर लिखा भी है UCB के बारे में, अर्बन कोऑपरेटिव बैंक, ठीक है। तो ऐसे में RBI ने स्मॉल फाइनेंस SFB, जो कि आपके सामने लिखा है यहाँ पर,
इसकी फुल फॉर्म होगी स्मॉल फाइनेंस बैंक का संचालन करने वाला लाइसेंस प्राप्त किया है। आरबीआई ने एसएमसीबी को कारोबार शुरू करने के लिए 18 महीने का समय दिया था। तो उसी क्रम में यहाँ पे एसएमबीसी ने वॉलंटरी ट्रांजेक्शन को लेकर अगर बात करें, स्कीम के तहत एसएफवी ट्रांजिशन के लिए 6 जनवरी 2021 को बैंकिंग नियामक भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई से वाणिज्य बैंकिंग लाइसेंस प्राप्त किया है। शिवालिक स्मॉल बैंकिंग एसएसएफवी अप्रैल 2021 में अपना बैंकिंग परिचालन शुरू कर देगा। इसको लेकर भी आप लोग याद रखिएगा। तो ऐसे में अगर बात करें, एसएसएफवी के लगभग 4 लाख ग्राहकों के साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तराखंड में अपनी लगभग 31 शाखाओं के लिए 250 से अधिक बैंकिंग एजेंटों के जरिए संचालन किया करता है। ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। 31 मार्च 2020 तक बैंक का कुल जमा आधार की अगर बात करें 1140 करोड़ रुपए है और कुल अगर अग्रिम की बात करें तो 719 करोड़ रुपए के समथिंग है। अब सवाल आप सभी के मन में होगा एसएमसीबी के बारे में कि सर इसके अध्यक्ष कौन है, सीईओ कौन है, एमडी कौन है। तो सबके बारे में आप सभी को याद रखना है। सुबीर कुमार गुप्ता जी इसके सीईओ हैं। अगर आपसे पूछ लिया जाए इसका मुख्यालय कहाँ पर है, तो जैसा कि इमेज के अंदर आप सभी ने देखा सहारनपुर लिखा हुआ है, तो बिल्कुल सहारनपुर के अंदर है। जिनको नहीं पता सहारनपुर कहाँ है तो उत्तर प्रदेश के अंदर है, ये तो पता होगा ही, है ना। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। विश्व बैंक ने FY 2021, FY क्या है, फाइनेंशियल ईयर, जिसको हम कहते हैं वित्त वर्ष, ठीक है, भारतीय अर्थव्यवस्था में गिरावट का अनुमान जताया है। अब किसके द्वारा जताया? वर्ल्ड बैंक के बारे में। वर्ल्ड बैंक के बारे में कितनी बार जानकारी मैंने आप सभी को दी है, मुख्यालय, स्थापना, सारी जानकारी आप सभी को हो गई है। कमेंट करके जल्दी से बता दीजिए, छाप दो जल्दी से, है ना। तो ऐसे में विश्व बैंक की अगर बात करें फाइनेंशियल 2021 को लेकर, यहाँ पे जो गिरावट का अनुमान जताया है वो है 9.6। ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। विश्व बैंक ने हाल ही में जारी अपनी वर्ल्ड इकोनॉमिक प्रोस्पेक्ट के रिपोर्ट में 2020 और 21 के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था में 9.6 की गिरावट का अनुमान जताया है। साथ ही विश्व बैंक ने 2021 में भारतीय अर्थव्यवस्था उभरकर 5.4 मतलब 5.4 याद रखिएगा बताने का जो प्रयास है वो किया है। तो ऐसे में आप लोग यहाँ पे याद रखिएगा, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इसका बिल्कुल राइट आंसर है। इसके अलावा विश्व बैंक द्वारा 2021 में वैश्विक अर्थव्यवस्था का 4% दर बढ़ने का अनुमान भी जताया है। रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक विकास दर जो होगी 3.8 रहने का अनुमान है। तो ऐसे में सारी जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है। वीडियो को लाइक भी कर दिया करें, साथ में शेयर कर दें और द वर्ल्ड बैंक के बारे में सारी जानकारी कमेंट करके अवश्य बता दें जल्दी से, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। 50 करोड़ रुपए से अधिक NEFT RTGS लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है। किसके द्वारा किया गया है? SBI, ICICI या फिर RBI। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में शुरुआत तो RBI के माध्यम से की गई है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर है। अब सवाल आता है RBI के बारे में, कई बार जानकारी दी है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई के अंदर है। स्थापना कब हुई थी? 1 अप्रैल 1935 में हुई थी। और 25 में गवर्नर कौन है? शक्तिकांत दास हैं। ये तो सारी जानकारी आप सभी को हो ही गई होगी, है ना। भारतीय रिजर्व बैंक की अगर बात करें रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, है ना, RTGS के बारे में सुनिएगा। R फॉर रियल टाइम, ठीक है, रियल मतलब ये, और T फॉर टाइम। अगर हम बात करें G से ग्रॉस और S से बात करें सेटलमेंट, है ना, तो ये याद रखना है आपको RTGS के बारे में। सवाल आता है NEFT के बारे में, तो नोट कर लीजिए, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, इसको भी आप लोग नोट करके रखना। ये तो सारी जानकारी हो जाती है इन दोनों को लेकर। अब ऐसे में RTGS, साथ ही अगर बात करें NEFT से 50 करोड़ रुपए अथवा उससे अधिक मूल्यों के सभी भुगतान लेन देन के लिए लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर, आप सभी से पूछा जा सकता है कि LEI की फुल फॉर्म क्या है, जो कि बैंकिंग से संबंधित है ना। तो लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर की शुरुआत की है रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट मतलब RTGS द्वारा, नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स NEFT द्वारा RBI को संचालित और सेंट्रलाइज पेमेंट सिस्टम के लिए यह निर्देश 1 अप्रैल 2021 से लागू होगा। तो ऐसे में याद रखना है 2021 से लागू होने वाला है। 4 महीने का आपको इंतजार फिलहाल करना पड़ेगा। अब ऐसे में सवाल आता है LEI के बारे में। वैसे इतना अंदर जाकर के पूछा नहीं जाएगा, लेकिन फिर भी हम आपको बता देते हैं। LEI को लीगल एंटिटी आइडेंटिफायर इंडिया लिमिटेड से प्राप्त किया जा सकेगा, जो कि क्लियरिंग कोऑपरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड मतलब CCIL को पूर्ण स्वामित्व वाली 6 कंपनियों से देखने के लिए मिलने वाला है। तो सारी जानकारी आप सभी के सामने इस संबंध में हो जाती है। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है। यहाँ पे आप लोग RBI को भी देख सकते हैं, जो कि उनका लोगो है। भारत और NDB ने किस राज्य के लिए $646 मिलियन
डॉलर के ऋण पर समझौते पर सिग्नेचर किए। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो मिलियन में यहाँ पे छोटी की मात्रा लगती है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कई बार गूगल गलती कर देता है, हम जब लिखते हैं तो निकल जाता है ना, परेशान मत होना। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में, एनडीबी के फुल फॉर्म क्या होगी, न्यू डेवलपमेंट बैंक, है ना। नीचे इमेज भी दिखा देंगे। लेकिन यहाँ पे पूछा है कि किस राज्य के लिए, तो 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाता है वो होगा आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी। तो 646 मिलियन ऋण समझौते पर सिग्नेचर किए गए हैं। लेकिन इसके अंदर क्या क्या होगा ये भी आप सभी को याद रखना है। इसके अंदर कुछ अलग अलग योजनाएं हैं। अगर हम बात करें यहाँ पर प्रत्येक परियोजना की लागत 323 मिलियन अमेरिकी डॉलर है। यह परियोजनाएं सामाजिक आर्थिक केंद्रों के लिए गतिशीलता, साथ ही अगर बात करें कनेक्टिविटी में सुधार के लिए, परिवहन के लिए सुधार करेगी, सड़क सुरक्षा, यात्रा गुणवत्ता में सुधार करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। तो उसी क्रम में पहली परियोजना की अगर हम बात करें, आंध्र प्रदेश सड़क और पुल निर्माण के लिए लगभग 1600 किलोमीटर चौड़े हिस्से को डबल लेन करने का जो प्रयास है वो किया जाएगा। दूसरी जो परियोजना होगी वो यहाँ पे आंध्र प्रदेश मंडल कनेक्टिविटी को लेकर ग्रामीण कनेक्टिविटी सुधार के लिए किया जाएगा, जो कि लगभग 1400 किलोमीटर की जिला सड़कों को डबल लेन तक चौड़ा करने का जो करने की कार्य है वो किया जाएगा। अब सवाल आता है न्यू डेवलपमेंट बैंक के बारे में। कई बार हमने आपको जानकारी दी है, मुख्यालय कहाँ है, संघाई के अंदर, संघाई कहाँ है, चीन के अंदर है। सवाल आता है इनके बारे में कि अध्यक्ष कौन है। तो मैंने आपको कहा था कि प्राडो करके आप लोग याद रखना, मार्कोस प्राडो ट्याजो। तो यहाँ पे आपको याद रखना है अध्यक्ष के बारे में, ये इनका नाम है मार्कोस प्राडो ट्याजो, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने ये भी पूछा जा सकता है कि संस्थापक कौन है। तो यहाँ पे न्यू डेवलपमेंट बैंक के संस्थापक ब्रिक्स हैं। तो इसके बारे में आप सभी को याद रखना है, नीचे आप लोग देख सकते हैं। साथ ही स्थापना कब हुई थी, 15 जुलाई 2014 में हुई थी। इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, गूगल क्लाउड के नए प्रमुख बने हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं और राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो गूगल क्लाउड के बारे में पूछा गया है, कौन बने हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने हैं, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए, क्योंकि जब भी किसी के सीईओ बनते हैं जो कि भारतीय होते हैं तो 100% क्वेश्चन आप सभी के सामने पूछ लिया जाता है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। करण बाजवा होंगे एशिया प्रशांत में गूगल क्लाउड के नए प्रमुख। इतनी जानकारी आप सभी को याद रखनी है। अगर बात करें गूगल क्लाउड के, करण बाजवा को एशिया प्रशांत के लिए अपना नया प्रमुख बनाने की घोषणा की है। वर्तमान में बाजवा भारत में गूगल क्लाउड के नेतृत्व कर रहे हैं। वह गूगल क्लाउड के सभी क्षेत्रीय राजस्व, साथ ही अगर बात करें गो टू मार्केट संचालन का नेतृत्व करेंगे, जिसमें गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म, जिसको CEP हम कह सकते हैं शॉर्ट में, और साथ में गूगल वर्कशॉप शामिल है। इसमें अगर बात करें वह रिक हर्शमैन का स्थान लेंगे, जो कि इससे पहले थे। रिक हर्शमैन बाहर ही थे, अब ऐसे में उठाकर यहाँ पे इंडियन को रखा गया, तो याद रखिएगा। तो गूगल क्लाउड एशिया के लिए, एशिया प्रशांत में यहाँ पे बनाए गए हैं करण बाजवा। सवाल आप सभी से पूछा जा सकता है कि गूगल के CEO कौन है। सुंदर पिचाई है, आप सभी को पता होना चाहिए। मुख्यालय कहाँ है, कैलिफोर्निया में, कैलिफोर्निया संयुक्त राज्य अमेरिका। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। करण बाजवा जी को आप यहाँ पे भी देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से, माफ़ कीजिए फोटो के माध्यम से, है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, जो कि आप लोगों को यहाँ पे देखने के लिए मिल जाएगा। भारत में नई ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में भारत में नई ब्रिटिश उच्चायुक्त किसको नियुक्त किया गया है। 4 ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर होना चाहिए, फिलिप बर्टन, क्रिस जॉर्डन या फिर अलेक्जेंडर एलिस। 4 ऑप्शन में से आपका जो राइट आंसर होता है ऑप्शन नंबर सी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अलेक्जेंडर एलिस इनका बिल्कुल राइट आंसर है। अगर आपसे ये पूछ लिया जाए क्वेश्चन के अंदर कि एलेक्स एसिल मतलब एलेक्स एलिस, है ना, यहाँ पर एलेक्स भी लिखा जा सकता है। वैसे इनका जो नाम है वो अलेक्जेंडर एलिस है, लेकिन ये एलेक्स भी लगाते हैं, लेकिन आधिकारिक नाम इनका यही है जो मैंने आपको ऑप्शन के अंदर दिया है। भारत में ब्रिटिश उच्चायुक्त नियुक्त किया गया है। उन्होंने यूरोपीय संघ बाहर निकलने के लिए कैबिनेट कार्यालय में उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार, महानिदेशक, साथ ही विभाग में ब्रिटिश राजदूत सहित कई पदों पर कार्य किया है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, एलिस को यहाँ पे, जैसा कि मैंने अभी बताया कि एलिस फिलिप बर्टन की जगह लेने वाले हैं, जो कि आपको ऑप्शन नंबर ए के अंदर देखने के लिए मिल जाएगा। इससे पहले वही यहाँ पे इसको लेकर बैठे हुए थे, तो यहाँ पे उनकी इमेज आ जाती है। याद रखिएगा अलेक्जेंडर एलिस इसका बिल्कुल राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, हाल ही में सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर का निधन हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, डॉन ब्रैडमैन, एलन वर्गस या फिर जॉन रिक, या इनमें से कोई नहीं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो सबसे पुराने जीवित प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर एलन वर्गस का निधन हुआ है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी एलन वर्गस, जो कि मैंने अभी बातों बातों में आपको बता भी दिया है ना। तो नीचे आप सभी को इमेज के माध्यम से देखने के लिए मिल जाएगा।
अगर हम बात करें प्रथम श्रेणी के दुनिया के सबसे पुराने जीवित क्रिकेटर एलन वर्गस का 100 वर्ष की आयु में निधन हो गया है। दाहिने हाथ के बल्लेबाज, बाएं हाथ के धीमी गति के गेंदबाज भी हैं, ये भी आप सभी को यहाँ पे याद रखना है। दाहिने हाथ के जो बल्लेबाज थे वो यहाँ पे कैंटरबरी के लिए 1940 से 41 से लेकर 41 से लेकर 51-52 तक लगभग यहाँ पे उन्होंने खेला, जो कि प्रथम श्रेणी का मैच था भारत की आज़ादी से पहले। अगर बात करें 1945 में इंग्लैंड में न्यूजीलैंड सर्विसेज के लिए भी खेले थे। उन्होंने क्रिसमस डे पर 1940 से शुरू होने वाले मैच में लैंकस्टेयर पार्क में ओटागो के खिलाफ 6 विकेट लेकर यहाँ 52 रन दिए थे, जो कि अपने करियर की शुरुआत भी की थी। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है। अब ऐसे में आप सभी को बता दें कि एलन वर्गस द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड में न्यूजीलैंड की सेना में एक टैंक चालक भी थे। उनकी मृत्यु के बाद भारत में रघुनाथ चंदोरकर अब सबसे पुराने प्रथम श्रेणी के क्रिकेटर हैं। इसलिए भी याद रखना है क्योंकि यहाँ पे इनके बाद में भारत के रघुनाथ चंदोरकर भी प्रथम श्रेणी के सबसे पुराने क्रिकेटर। तो इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का शुभारंभ हुआ है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो आइस हॉकी की बात की गई है, तो वैसे तो आप लोगों के लिए सिंपल हो जाएगा कि आइस को लेकर तो लद्दाखी इसका बिल्कुल राइट आंसर होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है। इमेज के माध्यम से आप लोग यहाँ पर देख भी सकते हैं, इतनी ठंड में हॉकी खेलना तो दूर की बात है, घर से बाहर निकलना भी मुश्किल होता है, लेकिन सलाम है इन सभी योद्धाओं के लिए। तो कारगिल में हुआ खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट, और यहाँ पे लोग जब जो बॉर्डर पे होते हैं, मैंने एक वीडियो भी देखा था, अगर आपने देखा होगा तो शेयर करिएगा, बताइएगा कि वहाँ पे अंडे जाकर पत्थर से भी ज़्यादा बिहेव करने लगते हैं, जूस की बर्फ़ बन जाती है, ना कुछ खा सकते हैं ना कुछ पी सकते हैं जो जवान वहाँ खड़े हुए हैं। तो बहुत मुश्किल है लद्दाख में खड़ा होना। लेह लद्दाख की हम बात करें तो ऑप्शन नंबर 20 का बिल्कुल राइट आंसर होता है। लद्दाख के चिकटन, पूछा जा सकता है, लद्दाख के चिकटन में खेलो इंडिया आइस हॉकी टूर्नामेंट का आयोजन हुआ है। तो यहाँ पहला मौका होगा जब चिकटन की महिला टीम कारगिल जिले में खेले जा रहे खेलो इंडिया गेम्स में भाग भी लिया है। टूर्नामेंट में चिकटन के विभिन्न गाँवों में भाग लेने, जिसके अंदर आपको याद रखना है कि 11 पुरुष टीमें और 2 महिला टीमें भी शामिल होंगी। तो इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। ऐसे में आप सभी से पूछा जा सकता है केंद्रीय युवा मामले में खेल मंत्री कौन है, तो किरण रिजिजू आप सभी को याद रखना है। ये भी पूछा जा सकता है कि लद्दाख के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है, तो राधा कृष्ण माथुर आप सभी को याद रखना है। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। टूर्नामेंट का जो उद्घाटन होगा वो एसडीएम शंकर चिकटन, और साथ में आयोजन के मुख्य अतिथि जो हैं वो अली खान, आप सभी को याद रखना है। इतनी जानकारी आप सभी के लिए काफ़ी है। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, भारत के दौरों पर लिखी गई पुस्तक का लेखक कौन है। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो भारत के दौरों पर लिखी गई पुस्तक का विमोचन हुआ है, उसी के बारे में यहाँ पे आप सभी से पूछा गया है। 4 ऑप्शनों में से आपका जो राइट आंसर होता है वो होगा ऑप्शन नंबर सी, आर कौशिक। आर कौशिक के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है, इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी टू टाइम्स ऑफ इन ऑस्ट्रेलिया। ये पुस्तक का नाम है ना, नहीं समझे, यहाँ पे समझने का प्रयास करते हैं, है ना। तो यहाँ पे इसका जो नाम है इंडिया 71 ईयर टेस्ट द जर्नी, और नीचे आप सभी के सामने देखने के लिए मिलेगा टाइम्स इन ऑस्ट्रेलिया, जो कि आप यहाँ पर भी देख पा रहे हैं। मैं इसको हटा देता हूँ जी। तो यहाँ पे आप सभी के सामने पुस्तक का नाम आ जाता है, किसके द्वारा लिखी गई है, आर कौशिक के द्वारा लिखी गई है। तो ऐसे में अगर बात करें, जो पुस्तक का नाम है इंडिया 71 ईयर द टेस्ट द जर्नी टू टाइम्स ऑफ इन इंडिया, एक पुस्तक का विमोचन किया है जो भारत के पिछले 12 टूर की कहानी बयां करती है। ब्रैडमैन संग्रहालय पहला नामक पुस्तक वरिष्ठ क्रिकेट के लेखक जो हैं वो भी आप सभी को याद रखना है, आर कौशिक द्वारा लिखी गई है। यह एक प्रतिद्वंदी और आगे बढ़ाती है, जिसमें टेस्ट के लिए एक उत्साह देती है। तो इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है, बाकी पूछा यही जाएगा कि इसके द्वारा लिखी गई है, पुस्तक का नाम क्या है, और भी तमाम जानकारी है ना। अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने आता है, पुरुष के टेस्ट मैच में अधिकारी बनने वाली पहली महिला एम्पायर बन गई हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को बताना है। तो ऐसे में आप सभी को याद रखना है, अंजलि माथुर हैं, सारा टेलर हैं, या फिर क्लियर पुलोस्क हैं। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने है, राइट आंसर आप सभी को पता होना चाहिए। तो ऐसे में इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है, क्लियर पुलोस्क। अब ये कब बनी ये भी आप सभी को पता होना चाहिए। ऑस्ट्रेलिया की क्लियर पुलोस्क भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच तीसरे टेस्ट में चौथे एम्पायर की भूमिका निभा रही हैं, ये भी आप सभी को याद रखना चाहिए, है ना। पुरुष के टेस्ट में एम्पायर बनने वाली पहली भारतीय महिला बन गई हैं। ऐसे में न्यू साउथ वेल्स में 32 वर्षीय पहले आईसीसी की डिवीज़न 2 पुरुषों के वनडे मैच में निबिया साथी ओमान की अगर बात करें 2019 में विंड होक में खेले जाने वाले पुरुष वनडे मैच में पहली महिला होने वाले गौरव हासिल किया है। तो ऐसे में आप सभी को याद भी रखना है।
तो क्या होती है चौथे अंपायर की भूमिका, ये भी आप सभी को याद रखना है। कभी आप सभी ने देखा होगा कि किसी खिलाड़ी को पानी पिलाने के लिए जाना होता है तो एक खिलाड़ी ही पानी पिलाने जाता है, चाहे वो सचिन तेंदुलकर, वीरेंद्र सहवाग क्यों ना हो। ये भी इन्होंने भी अपने दौर में ऐसा किया है ना। ऐसा नहीं है कि अलग से पानी पिलाने के लिए बुला लिया जाएगा, बिल्कुल भी नहीं होता है। तो उसी क्रम में अब चौथे एम्पायर के बाद काम क्या होता है कि जो फर्स्ट होता है वो तो यहाँ पे जब बॉलिंग डाल रहे होते हैं वहाँ खड़े होते हैं, सेकंड कहाँ खड़ा होता है, लेग साइड में, तो यहाँ पे देखने के लिए कि रन आउट वगैरह या फिर बाउंसर के लिए, है ना। अब थर्ड एम्पायर का क्या काम होता है, जब रन आउट होते हैं टीवी पे बैठ कर देखना है ना। पहले एक ऐड आता था कि एम्पायर को भी टीवी चाहिए, है ना। तो ऐसे करके नीचे आप लोग जब तक उनकी इमेज देखिए और मैं आपको समझाता हूँ, है ना। तो ऐसे में चौथे एम्पायर का कार्य क्या होता है, नई गेंद को लेकर आना। अगर आप मैच देखते हैं तो 85 ओवर और 90 ओवर के बाद में, 80 ओवर के बाद में बॉल लेकर के आते हैं, बॉल खो जाती है तो जो एम्पायर की ड्रेस पहन करके आते हैं लेकिन टोपी लगी नहीं होती है, तो उन्हीं को यहाँ पर फोर्थ एम्पायर कहा जाता है। एम्पायर के लिए मैदान में ड्रिंक लेकर के जाना, जैसा कि मैंने आप सभी को बताया, पानी पिलाना, और भी काफ़ी काम होते हैं। लाइट मीटर, बैटरी चेक करना, लंच के दौरान पिच की जांच करना, चाय के अंतराल, यहाँ पे सारी चीज़ों को देखना कि सब कुछ ठीक है, लाइनिंग वगैरह सब कुछ चेक करना, यहाँ पे चौथे एम्पायर का कार्य होता है। चौथे एम्पायर थर्ड एम्पायर की जगह एम्पायरिंग भी करता है। यदि ऑन फील्ड एम्पायर किसी दिक्कत को लेकर या किसी समस्या को लेकर वहाँ से सडनली बीच मैच में से हट जाते हैं तो ऐसे में फोर्थ एम्पायर को बुला लिया जाता है यहाँ पे एम्पायरिंग करने के लिए। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। टेस्ट मैचों के लिए आईसीसी के नियमों के अनुसार चौथे एम्पायर को घरेलू क्रिकेट बोर्ड के द्वारा नामांकित व्यक्ति से आईसीसी एम्पायर की पैनल में मेजबान देश में नियुक्त किया जाता है। इतनी जानकारी आप सभी को होनी चाहिए। ये भी पूछा जा सकता है कि आईसीसी के अध्यक्ष कौन है, तो गेल वार्किल इसका बिल्कुल राइट आंसर होगा। आईसीसी के सीईओ कौन है, मनु साहनी है। आईसीसी का मुख्यालय कहाँ है, दुबई के अंदर है। दुबई कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात। ठीक है, इतनी जानकारी आप सभी को रखनी है। अब ऐसे में लास्ट वीडियो का क्वेश्चन आ जाता है। हमने आपसे पूछा था, आपने बताया था, बहुत अच्छा लगा था कि दुनिया की मोस्ट वैल्यूएबल टू व्हीलर कंपनी बनी है बजाज ऑटो। इसका बिल्कुल राइट आंसर था, जो कि ऑप्शन नंबर बी था। इसी के साथ आ जाता है आप सभी के सामने क्वेश्चन ऑफ द डे। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए शुरू की गई लॉन्च पैड योजना, एमपी, यूपी या फिर एचपी। 4 ऑप्शन आप सभी के सामने फ्लैश वीडियो के माध्यम से। थैंक यू फॉर